हमारे समाज में आए दिन हर रोज़ तरह तरह की घटनाएं होती रहती है, पर इन घटनाओं में सबसे ज़्यादा संख्या प्रेम प्रसंग को लेकर के होता है। कभी कभी तो कुछ ऐसी घटनाएं सामने निकल कर आती हैं जिन्हें देखने के बाद, जिन्हें सुनने के बाद हमें अपने भी कानों पे यकीन नहीं होता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है गोरखपुर और इसी गोरखपुर का एक थाना पड़ता है सहजनवा। सहजनवा थाने के अंतर्गत एक गांव आता है रहीमाबाद। बात कर रहा हूं मैं 29 सितंबर 2016 के सुबह के आसपास। इसी रहीमाबाद गांव के सड़क किनारे एक लड़के की डेड बॉडी गांव वालों को मिलता है। जैसी ये खबर गांव वालों को मालूम चलता है, ये खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरफ फैल जाती है और देखते ही देखते काफ़ी तादाद में लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। तभी उनमें से एक व्यक्ति तुरंत ही इस बात की सूचना नज़दीकी पुलिस थाने में दे देता है। पुलिस भी तुरंत अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है। पुलिस जब डेड बॉडी को चेक करती है तो पता चलता है कि मरने वाले लड़के की उम्र लगभग 24 से 25 साल के आसपास है। दरअसल उसके सर और सीने में गोली लगी हुई थी। उसके शरीर पर किसी नुकीले चीज़ से कई बार वार किया गया था, जिसकी वजह से घटनास्थल पर उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस जब उस डेड बॉडी के बारे में वहाँ पे मौजूद लोगों से पूछताछ जब करना शुरू करती है, तभी उस भीड़ में से एक लड़का सामने निकल कर आता है और कहता है कि साहब, मैं इसको जानता हूँ। दरअसल ये मेरा दोस्त है। इसका नाम अमन प्रताप सिंह है, जिसके पिता का नाम जितेंद्र सिंह है। जितेंद्र सिंह जो जिला देवरिया के थाना बरहज के नवापर गाँव के रहने वाले हैं, लेकिन जितेंद्र सिंह अपने पूरे परिवार के साथ मध्य प्रदेश के जबलपुर में रहते हैं। लड़का कहता है कि साहब, अमन का एक चाचा है राजू, जो अपने परिवार के साथ इसी नवापुर गांव में रहते हैं। आप लोगों को यहाँ आने से पहले ही मैंने इस बात की सूचना अमन के चाचा राजू सिंह को दे दिया है। पुलिस अभी घटनास्थल की मुआयना कर ही रही थी, तभी अमन के चाचा राजू सिंह भी अपने परिवार के साथ घटनास्थल पर पहुँच जाता है। राजू जब डेड बॉडी को देखता है, डेड बॉडी को देख करके शिनाख्त कर लेता है। पुलिस घटनास्थल के काम को पूरा करती है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और राजू के ही तहरीर पे धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और फिर इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए राजू से अमन के मोबाइल के बारे में पूछताछ करती है। तो राजू कहता है कि साहब, अमन के पास मोबाइल था। पुलिस कहती है कि अमन के पास घटनास्थल पर कोई भी मोबाइल नहीं मिला। इसीलिए पुलिस राजू से अमन का मोबाइल नंबर मांगती है और उस पर फ़ोन करती है, लेकिन अमन का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बताता है। इसीलिए पुलिस तुरंत ही अमन के मोबाइल के लोकेशन के साथ साथ उसके नंबर का CDR निकलवाती है। पुलिस जब अमन के मोबाइल का लोकेशन जब चेक करती है तो पता चलता है कि अमन का मोबाइल का आखिरी लोकेशन इसी सिंहडी इलाके के एक पेट्रोल पंप का दिखा रहा था। पुलिस जब अमन के नंबर के CDR को जब चेक करती है तो पता चलता है कि अमन ने जिस नंबर पर आखिरी बार बातचीत किया था, वो नंबर किसी जितेंद्र पांडे के नाम पर रजिस्टर्ड था। जितेंद्र पांडे जो इसी सिंहडी इलाके का रहने वाला है। पुलिस तुरंत ही अमन के बारे में पूछताछ करने के लिए जितेंद्र पांडे के घर पे पहुंचती है तो पता चलता है कि जितेंद्र अपने पूरे परिवार के साथ घर छोड़ के फरार है। जितेंद्र के घर में उसके पत्नी के अलावा 2 बच्चे हैं, जिसमें बड़ी बेटी का नाम सपना, जिसकी उम्र है लगभग 24 साल के आसपास, छोटा बेटा रितेश, जिसकी उम्र है लगभग 21 साल के आसपास। पुलिस को जैसे ही मालूम चलता है कि जितेंद्र अपना पूरा परिवार के साथ घर छोड़ के फरार हो चुका है, पुलिस को कहीं ना कहीं जितेंद्र के ऊपर शक चला जाता है। इसीलिए अब पुलिस जितेंद्र की हर जगहों पर तलाशी करना शुरू कर देती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी जितेंद्र का कहीं कुछ पता नहीं चलता है और देखते ही देखते लगभग 15 दिन का समय गुजर जाता है और आखिरकार 15 दिनों बाद 13 अक्टूबर 2016 को पुलिस जितेंद्र को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर जितेंद्र से अमन की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। जितेंद्र भी बिना किसी सख्ती, बिना किसी दबाव के तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लेता है और कहता है कि साहब, अमन ने काम ही ऐसा किया था कि मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। जितेंद्र बताता है कि वो मेहनत मजदूरी का काम करता है, जहाँ तहाँ से थोड़े बहुत पैसे कमाता है और बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के साथ गुजारा करता है। लेकिन जितेंद्र की बड़ी बेटी सपना पढ़ने में काफ़ी तेज़ होती है, इसीलिए जितेंद्र अपनी बच्ची की आगे की पढ़ाई करने के लिए गोरखपुर के एक कोचिंग में लगवा देता है और अपनी बेटी से कहता है कि तुम जितना पढ़ना चाहो तुम पढ़ो, तुम्हें मेरी तरह से मेहनत मजदूरी का काम नहीं करना है। सपना जिस कोचिंग में पढ़ना शुरू करती है, उसी कोचिंग में अमन भी पढ़ाई करता है। अमन के पिता जितेंद्र जो अपने पूरे परिवार के साथ मध्य प्रदेश के जबलपुर में रहते हैं। जितेंद्र के परिवार में उसके पत्नी के अलावा उसका एक बेटा अमन है और एक छोटी बेटी पूजा है।
जितेंद्र भी अपने बेटे को पढ़ाना चाहता है, वो भी चाहता है कि उसका बेटा उसी की तरह पढ़ लिख करके इंजीनियर बने, इसीलिए अपने बेटे को गोरखपुर में भेज देता है। अमन जब गोरखपुर में स्टडी के लिए आता है, गोरखपुर में ही एक किराए का कमरा ले लेता है, अकेले ही रहता है और अपनी पढ़ाई करना शुरू करता है। सपना जिस कोचिंग में पढ़ती है उसी कोचिंग में अमन भी पढ़ता है और इसी कोचिंग के दौरान अमन और सपना के बीच में दोस्ती होती है। जैसे ही दोनों के बीच में दोस्ती होती है, बातचीत करते करते आखिरकार सपना और अमन के बीच में लव अफेयर शुरू हो जाता है। जैसे ही दोनों के बीच में लव अफेयर शुरू होता है, उसके बाद से दोनों मौका निकालते हैं, अक्सर दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। जब भी दोनों की मुलाकातें होती है, दोनों के बीच में संबंध भी बनता है। ये सिलसिला जब चलना शुरू होता है, उसके बाद से कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। लेकिन इस बात की जानकारी ना तो सपना के घर परिवार वालों को मालूम चलता है और ना ही अमन के घर परिवार वालों को मालूम चलता है। सपना जो कि बिल्कुल गुमसुम रहने वाली, लेकिन जैसे ही अमन के प्यार में पड़ती है, काफ़ी खुशहाल तरीके से रहना शुरू करती है। अक्सर जब अपने घर पे भी जाती है, अमन से घंटों देर तक मोबाइल पे बातचीत करती है। लेकिन जब सपना की माँ अपनी बच्ची को काफ़ी खुशहाल तरीके से देखती है, उसके माँ को भी कहीं ना कहीं शक हो जाता है कि आखिरकार उसकी बच्ची जो इतनी गुमसुम रहती थी, इतनी खुश क्यों रह रही है और किससे घंटों देर तक फ़ोन पे बातें करती है। आखिरकार एक दिन सपना की माँ सपना से पूछताछ करती है कि तू घंटों देर तक किससे बात करती है। इस पर सपना अपनी माँ को कुछ ठीक ठीक से जवाब नहीं देती है। इसीलिए सपना की माँ को कहीं ना कहीं सपना के ऊपर शक चला जाता है और फिर सपना की माँ इस बात की जानकारी अपने पति संजय को देती है और कहती है कि मुझे शक है कि शायद सपना गलत रास्तों पर चल पड़ी है। जैसे इस तरह की बातें अपने पति संजय से कहती है, संजय को भी सुन करके बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन संजय चाहकर भी अपनी बच्ची से बातचीत नहीं कर पाता है। लेकिन सच्चाई जानने के लिए सपना के ऊपर नज़र रखना शुरू कर देता है और आखिरकार एक दिन संजय को सच्चाई मालूम चल ही जाता है। जैसे ही संजय को सच्चाई मालूम चलता है, उसके बाद से संजय तुरंत ही सपना का कोचिंग आना जाना बंद कर देता है। कोचिंग जब आना जाना बंद हो जाता है, एक दिन सपना अपनी माँ से पूछताछ करती है कि उसे पढ़ने क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। इस पर सपना की माँ कहती है कि जो तू पढ़ाई के नाम पे गुल खिला रही है, वो सारी सच्चाई मुझे और तेरे पापा को मालूम चल चुका है। लेकिन जैसे ही सपना की माँ इस तरह की बातें सपना से कहती है, इस पर सपना कहती है कि अमन एक बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। दरअसल अमन भी मुझसे ही शादी करना चाहता है। जब इस तरह की बातें सपना अपनी माँ से कहती है, इसे सुन करके उसकी माँ सपना को डांटते हुए कहती है कि आइंदा से अगर ये बातें दोबारा अपनी ज़ुबान पे लेकर आई तो तुम जानती भी नहीं है कि तेरे साथ क्या होने वाला है। ज़रा सोच कि अगर ये सारी सच्चाई तेरे पापा को मालूम चल गया तो फिर क्या होगा। जब इस तरह की बातें उसकी माँ सपना से कहती है, सपना भी काफ़ी डर जाती है और तुरंत ही अपने आशिक अमन के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि हमारी सच्चाई मेरे मम्मी पापा को मालूम चल चुका है। मेरे पापा ये भी कह रहे थे कि वो तुमसे मिलने वाले हैं, तुम ज़रा सतर्क रहना। और आखिरकार एक दिन संजय अमन से मिलने के लिए अमन के कोचिंग पे पहुंच जाता है। जैसे ही कोचिंग पे पहुंचता है, कोचिंग के बाहर ही संजय की मुलाकात अमन से होती है। लेकिन संजय अमन को बड़े ही तहजीब तरीके से समझाते हुए कहता है कि मेरी बेटी का पीछा छोड़ देना। मैं जानता हूं कि ये तुम्हारी शायद पहली गलती होगी, इसीलिए मैं तुम्हारी पहली गलती समझकर तुम्हें माफ़ कर दे रहा हूं। जब इस तरह की बातें अमन से कहते हैं, अमन भी सुन करके काफ़ी डर जाता है और हाथ जोड़ करके संजय से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि आइंदा से मैं कभी भी सपना से बातचीत नहीं करूँगा। संजय अमन को समझा करके घर तो चला आता है, लेकिन अमन सपना के प्यार में इस कदर से पागल हो चुका था कि चाहकर भी सपना को नहीं भूल पाता है और इसके बावजूद भी अक्सर सपना से मौका निकाल करके बातचीत करता है। सपना भी जब अमन से बातचीत करना शुरू करती है, एक दिन बातचीत करते हुए फिर से उसकी माँ देख लेती है और तुरंत ही इस बात की जानकारी उसके पिता को दे देती है। संजय तुरंत ही सपना का मोबाइल छीन लेता है और उसके ऊपर नज़र रखना शुरू कर देता है। अब कहीं ना कहीं सपना को भी लगता है कि अब वो अपने आशिक अमन से मुलाकात नहीं कर पाएगी। समय जब बीतना शुरू होता है, तमाम कोशिश कर लेती है, अमन से जब मुलाकात नहीं हो पाती है, आखिरकार सपना एक षड्यंत्र बनाती है और फिर अपने परिवार के साथ बड़े खुशहाल तरीके से रहना शुरू करती है। इस कदर से रहना शुरू करती है कि आखिरकार सपना के मम्मी पापा को भी लगता है कि शायद अब सपना अमन को पूरी तरीके से भूल चुकी है और आखिरकार अब सपना के ऊपर सख्ती दबाव देना छोड़ देते हैं। उसके बाद से सपना फिर से मौका निकाल करके अमन से बातचीत ही नहीं करती है, बल्कि अमन से बाहर में मुलाकात करती है। जब भी मुलाकात करती है, दोनों के बीच में फिर से संबंध भी बनना शुरू होता है। लेकिन ये बातें ज़्यादा दिनों तक नहीं छिपती है और आखिरकार एक दिन सपना के पिता संजय सपना और अमन को एक साथ घूमते हुए देख लेता है। उस दिन संजय घर आता है और घर आने के बाद नज़दीकी पुलिस थाने में जाता है और अमन के ऊपर मुकदमा दर्ज कर देता है।
पुलिस भी तुरंत अमन को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। लेकिन जैसे इस बात की जानकारी अमन के चाचा राजू सिंह को मालूम चलता है, राजू तुरंत ही गोरखपुर में पहुंचता है और अमन को बेल पे रिहा करवा देता है। तब तक अमन की इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी। बेल पे रिहा करवाने के बाद राजू अमन को लेकर साथ अपने घर चला जाता है। लेकिन अमन जब अपने घर पे जाता है, एक नौकरी की तलाशी करने के लिए अपने घर से हैदराबाद चला जाता है और हैदराबाद में जा कर के एक नौकरी की तलाशी करता है और आखिरकार अमन को एक नौकरी भी मिल जाती है और फिर एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर के पद पे एक नौकरी करने लगता है। लेकिन अमन जब हैदराबाद में पहुंचता है, हैदराबाद में पहुंचने के बाद भी सपना को नहीं भूल पाता है और अक्सर मौका निकाल करके सपना के नंबर पे फ़ोन करता है और उससे बातचीत करता है। एक दिन सपना को जैसे ही मौका मिलता है, अपना घर छोड़ करके फरार हो जाती है और सीधे हैदराबाद में अमन के पास पहुंच जाती है और फिर अमन और सपना एक ही कमरे में पति पत्नी के साथ रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही सपना घर छोड़ करके फरार होती है, जब इस बात की जानकारी उसके पिता संजय को मालूम चलता है, वो अपने समाज में कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहता है। इसीलिए सपना की तलाशी करना शुरू कर देता है और आखिरकार तलाशी करते करते एक दिन संजय हैदराबाद अमन के घर पे पहुंच जाता है। जैसे ही सपना अपने सामने अपने पिता को देखती है, शर्म के मारे अपना सर नीचे कर लेती है। लेकिन संजय अमन और सपना दोनों से कहता है कि जो तुम्हें करना था तुमने कर लिया है, लेकिन इस तरह के तुम्हारे कदम उठाने से हमारी आसपास में काफ़ी बदनामी हो रही है। मैं चाहता हूं कि मेरी बच्ची को घर जाने दो और मैं पूरे समाज के सामने अपनी बच्ची की शादी करूंगा। जब इस तरह की बातें संजय अपनी बच्ची से कहता है, इसे सुन करके सपना को भी लगता है कि शायद वो कुछ गलत कदम उठा ली है। इसीलिए तुरंत ही अपने पिता की बात मान लेती है और अपने पिता के साथ वापस अपने घर चली आती है। लेकिन संजय जैसे ही सपना को लेकर घर पे पहुंचता है, अपने असली रूप में आता है और फिर सपना को बड़ी बुरी तरीके से पिटाई करता है और पिटाई करके उसको कमरे के अंदर बंद कर देता है। लेकिन सपना जैसी ये सारी सच्चाई अपने आशिक अमन को बताती है, अमन भी सुन करके काफ़ी परेशान हो उठता है और फिर हैदराबाद से अपनी नौकरी को छोड़ देता है और अपने घर पे चले आता है और अपने तरीके से भरपूर कोशिश करता है सपना से मुलाकात करने के लिए, लेकिन चाह कर भी सपना से मुलाकात नहीं कर पाता है। तब तक अमन की बहन पूजा की शादी तय हो जाती है। इसीलिए अमन अपनी बहन की शादी की मार्केटिंग करने के लिए अपने परिवार के साथ गोरखपुर में जाता है ताकि इसी बहाने उसकी मुलाकात सपना से हो जाए। लेकिन इसके बावजूद भी उसकी मुलाकात सपना से नहीं हो पाती है। इसीलिए अमन सपना के इलाके में ही एक कमरा किराए पर ले लेता है और अकेले ही रहना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि शायद अब उसकी सपना से मुलाकात हो जाएगी और तुरंत ही इस बात की जानकारी सपना को भी दे देता है। सपना को जैसे ही मालूम चलता है कि अमन उसी के इलाके में एक किराए के कमरे पर रहता है, सपना मौका निकाल करके अक्सर अमन के कमरे पे जाती है, उससे मुलाकात करती है। जब भी दोनों की मुलाकात होती है, उस कमरे में दोनों के बीच में संबंध भी बनता है। लेकिन अब जब सपना अमन से मुलाकात करने के लिए जाती है तो अमन पे शादी करने का दबाव देती है। कहती है कि जब तक हम शादी नहीं करेंगे तब तक हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। जब शादी का दबाव देना शुरू करती है तो अमन कहता है कि हम शादी कर लेंगे, फ़िलहाल मेरी बहन की शादी है, एक बार शादी हो जाने दो, शादी के बाद हम दोनों भी शादी कर लेंगे। और फिर समय गुजरना शुरू होता है। सपना को जब भी मौका मिलता है उस बीच में अक्सर अमन से मुलाकात करती है। देखते ही देखते आखिरकार अमन की बहन की भी शादी हो जाती है। लेकिन जब शादी हो जाती है उसके बाद सपना फिर से अमन से शादी करने के लिए बात करती है, लेकिन अमन उसकी हर बार बातों को टाल देता है। जब बार बार उसकी बातों को टालता है तो सपना को भी कहीं ना कहीं लगता है कि अमन उससे शादी ही नहीं करना चाहता है। इसीलिए सपना एक दिन अमन से साफ साफ पूछती है कि तुम मुझसे शादी करना भी चाहते हो या फिर नहीं। जब साफ साफ पूछती है, इस पे अमन अपना असली रूप दिखाता है। कहता है कि मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूंगा, क्योंकि इस शादी का मंजूरी मेरे घर वाले कभी भी नहीं देंगे। जैसे ही इस तरह की बातें अमन पूजा से कहता है, इसे सुन करके पूजा को अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। वो तुरंत ही वहाँ से रोते बिलखते अपने घर पे पहुँचती है और ये सारी सच्चाई अपने माता पिता से बताती है कि किस तरह से अमन ने उसके इज्जत के साथ में खिलवाड़ किया है। दरअसल अमन उसे प्यार ही नहीं करता है, उसके शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जब इस तरह की बातें सपना अपनी पिता से कहती है, इसे सुन करके उसके पिता संजय को भी काफ़ी गुस्सा आता है और गुस्से में आकर के संजय कहता है कि अगर अमन ने तुम्हारे साथ धोखा किया है तो मैं उसे सबक ज़रूर सिखाऊंगा। संजय जब सबक सिखाने के बाद सपना से कहता है तो सपना भी अमन से इस कदर से नफरत कर चुकी थी कि वो भी अमन को सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाती है और फिर अमन को सबक सिखाने के लिए संजय एक षड्यंत्र बनाता है। लेकिन संजय जब ये षड्यंत्र बनाता है तो इस षड्यंत्र में अपनी बेटी सपना, अपने बेटे रितेश और साथ ही साथ अपने साला
राजी को भी शामिल कर लेता है। और फिर इसी षड्यंत्र के तहत 28 सितंबर 2016 के शाम के वक्त सपना अमन के नंबर पर फ़ोन करती है और इसी सीढ़ी के एक पेट्रोल पंप पे मिलने के लिए बुलाती है। जैसे ही मिलने के लिए बुलाती है, अमन भी सपना से मिलने के लिए सीढ़ी के एक पेट्रोल पंप पे पहुंच जाता है। जब पेट्रोल पंप पे पहुंचता है तो वहां पे सपना पहले से ही एक सफ़ेद कलर की कार में बैठी थी, जिस कार की ड्राइविंग उसका मामा संजीव कर रहा था। जैसे ही अमन वहाँ पे पहुँचता है, सपना अमन के तरफ इशारा करती है कि आकर के गाड़ी में बैठ जाओ। अमन भी आगे पीछे कुछ नहीं सोचता है और तुरंत ही जा कर के गाड़ी के पिछले सीट पे बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही पिछली सीट पे बैठता है, तुरंत ही उसके अगल बगल में आकर के सपना के पिता और उसका भाई बैठ जाते हैं और फिर गाड़ी वहाँ से रवाना हो जाती है। जैसे ही गाड़ी वहाँ से रवाना होती है, संजय अमन से कहता है कि अपना मोबाइल दो। इस तरह की हरकत करने लगते हैं कि अमन को भी अब शक होता है कि शायद वो बुरी तरीके से फंस चुका है। अमन रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता है। लेकिन संजय अमन का मोबाइल छीन लेता है और छीन करके उसका मोबाइल वहीं पे स्विच ऑफ कर देता है और फिर गाड़ी वहाँ से गोरखपुर लखनऊ के हाईवे पे रवाना हो जाती है। और फिर गाड़ी जैसे ही शाहजहानाबाद थाने के रहीमाबाद गांव के सड़क किनारे एक सुनसान जगह पे पहुँचती है, तुरंत ही ये सब मिल करके अमन को गाड़ी से बाहर निकालते हैं और फिर अमन के सर के साथ साथ उसके सीने पे गोली चला देते हैं, जिसकी वजह से अमन काफ़ी गंभीर अवस्था में वहीं पे गिर जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी इन सबको नहीं लगता है कि शायद अमन की मौत हो चुकी है। इसीलिए अपने गाड़ी से एक पेचकस निकालते हैं और फिर अमन के शरीर पे एक पर एक कई सारे वार करते हैं, जिसकी वजह से अमन की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद से सब के सब अपने घर आते हैं और फिर उसी रात को ही घर छोड़ करके फरार हो जाते हैं। वाकई में जब ये संजय पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो संजय के ही तहरीर पे पुलिस संजय की बेटी सपना, उसका बेटा रितेश और उसका साला संजीव, इन सबको अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तमाम आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।